निर्मला सीतारमण आजकल बहुत खुश है। ट्वीट करके सबको बताया कि देश की जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2025 में 2.36 लाख करोड़ हो गई है, जो कि पिछले साल से 12.6% ज्यादा है। नेट जीएसटी कलेक्शन भी अप्रैल 2025 में पिछले साल के अप्रैल से 9.1% बढ़कर 2.09 लाख करोड़ तक पहुंच गए। बड़े बड़े आंकड़े हैं। और ट्वीट में यह भी बताया कि ये सारे जो नंबर हैं हमारे देश की इकोनॉमी की शक्ति को दर्शाते हैं। अब इसमें कोई डिबेट तो है नहीं कि देश में टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, टैक्स चोरी को रोका जा रहा है। लेकिन ये जो आर्थिक विकास जिसके बारे में बात हो रही है, ये देश के मिडिल क्लास को महसूस क्यों नहीं हो रहा है? वही मिडिल क्लास जिसको 90s के लिबरलाइजेशन के बाद जिसके सबसे अच्छे दिन आए थे, जिसने सबसे ज्यादा तरक्की की थी। शायद ये वाले आंकड़े किसी अखबार के 16वें पेज पर दफन हो गए होंगे, लेकिन खुद आरबीआई का डेटा कह रहा है कि देश का जो हाउसहोल्ड कर्जा है वो भी तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2020 में जो 35% ऑफ जीडीपी के पास था, वो जून 2024 आते आते 43% ऑफ जीडीपी तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ 2024 में खबर आती है कि नेट हाउसहोल्ड सेविंग्स पिछले 50 सालों में हमारे देश में सबसे कम देखी गई है और 2025 में यह हालत कोई ज्यादा सुधर नहीं रही है। अगर ये 30%, 40% ऑफ जीडीपी का मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो हिंदी में सिंपल भाषा में समझाता हूं। इंडिया का जो मिडिल क्लास है उसका दम घुट रहा है, वो तेजी से कंगाली की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ देखिए, एक तरफ फूड इन्फ्लेशन पिछले 10 साल में बहुत तेजी से ऊपर गया है और दूसरी तरफ मिडिल क्लास परिवारों की कमाई ना के बराबर बढ़ी है, वही की वही अटकी हुई है। हाल ही की नौकरी जॉब स्पीक रिपोर्ट हम देखते हैं। इस रिपोर्ट को काफी भरोसेमंद माना जाता है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2024-2025 में व्हाइट कॉलर हायरिंग, माने वो नौकरियां जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास नौजवान करते हैं, वहां पिछले 2 सालों के मुकाबले 8% की घटौती आई है। एक्स्ट्रा जॉब्स तो भूल दीजिए, जो थी वो भी जा रही हैं। जबकि वो लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनकी संख्या 20% से बढ़ी है। सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर इंपैक्ट हुआ है, जहां इस सेगमेंट में 20 to 30% से हायरिंग कम हुई है। और एआई का आगमन तो अभी हुआ है, इसका हमला तो अभी बाकी है, आने वाला है। वैसे जॉब मिल भी जाए तो सैलरी कुछ ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, यह सबको पता है। आईटी फ्रेशर्स आज भी 10 साल पुराने सैलरी पैकेज पर ही ज्वाइन कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। पर इस समस्या की गहराई शायद हमें अभी दिख नहीं रही है, या हम सच देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच बहुत कड़वा है। मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर सौरभ मुखर्जी, जो पिछले कुछ हफ्तों से अपने मिडिल क्लास के एनालिसिस को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, उनका कहना है कि रियल टर्म्स में बाजार से चीज खरीदने की जो क्षमता है, अगर आप उसके हिसाब से देखो तो मिडिल क्लास की आमदनी पिछले 10 सालों में आधी हो गई है। परचेजिंग पावर आधी हो गई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि देश में कंजम्पशन नीचे जा रहा है। बाजार में साबुन से लेकर बिस्किट तक हर चीज की बिक्री में कोई ढंग से ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, या ग्रोथ में गिरावट आ रही है। इस सब में एक नया खतरनाक पहलू भी शामिल हो चुका है। बहुत से मिडिल क्लास परिवार एक डेट ट्रैप के अंदर फंस रहे हैं और उनके घर लोन रिकवरी एजेंट्स के नाम पर बैंक गुंडे भेज रहे हैं। या तो वो इस सिचुएशन में सोना बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, या और कर्जा उठा रहे हैं अपना काम चलाने के लिए। इस प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों मिडिल क्लास परिवारों के साथ साथ यह टाइम बॉम्ब देश के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। यह जब टाइम बॉम्ब फटेगा, सिर्फ मिडिल क्लास परिवारों को तबाह नहीं करेगा, पूरे देश के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स जिन्हें हम देखना नहीं चाहते हैं। क्या वो ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास का सपना अब मर चुका है? कौन है जो पूरे देश की ग्रोथ पर यह जो इफेक्ट करने वाला है, यह इससे लिंक्ड क्यों है? ऐसा क्यों है कि मिडिल क्लास आज जितना चीख चिल्ला ले कोई उसकी सुनने वाला नहीं है? और वो कौन सा इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब है जिसे रोकने की दरकार अब इमीडिएटली आ चुकी है? लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं, देशभक्त के आज के एपिसोड में कुछ कड़वे सच तो आपको सुनने पड़ेंगे। कोशिश और एजेंडा तो यही है कि कम से कम ये 4 चीजें सुनकर आप तैयार तो हो जाओ। जैसे मैं बोलता हूं कि हर साल लगभग 10 करोड़ देशवासियों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक बार हॉस्पिटल चले जाते हैं, एक बीमारी हो जाती है और मेडिकल बिल चुका नहीं पाते हैं। आज अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो इंक्रीजिंगली लोग एक तारीख की बेसब्री से आजकल इंतजार करते हैं कि भैया सैलरी क्रेडिट हो और हम पूरे मंथ की प्लानिंग जल्दी से कर सके।
इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अभी हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस और बढ़ रही है और हम जो कमा रहे हैं उसी मंथ में ही खर्चा कर दे रहे हैं, आगे प्लानिंग के लिए कुछ नहीं रखते हैं। लेकिन हम सपने तो बड़े बड़े देख रहे हैं, सपने देखने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें दो सवाल जरूर पैदा होते हैं। सवाल नंबर एक, हमारे परिवार का जो गाड़ी है वो अच्छे से चले, उसके लिए बैकअप प्लान क्या है हमारे पास। सवाल नंबर दो, हमारा परिवार फाइनेंशियली कैसे सिक्योर हो अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है। इसीलिए मिडिल क्लास के सपने तब तक ही सेफ हैं जब तक उसे देखने वाला सेफ रहेगा। यह बात समझना बहुत जरूरी है। जिसके मिडिल क्लास फैमिलीज में हम देखते हैं कि बच्चों का ट्यूशन फी का इंतजाम करना, उन्हें बेस्ट पॉसिबल स्कूल में भेजना, यह सारी चीजें क्रिटिकल होती हैं मिडिल क्लास के लिए। वैसे ही एक और चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लापरवाह हो जाते हैं उस चीज को लेकर कि अपने फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इंतजाम। इकोनॉमी को तो हम मैनेज नहीं कर सकते, ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फैमिली की सेफ्टी नेट हम जरूर बना सकते हैं। क्या पता कल क्या हो, जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। और जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या बात आती है, क्या सवाल उठता है हमारे मन में? मेरे परिवार का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा? वही परिवार जिसके लिए रोज हम ओवर टाइम करते हैं, ईएमआई भरते हैं, अपने जो वांट्स एंड नीड्स होते हैं उसे भी पोस्टपोन कर देते हैं, उसका क्या होगा अगर आप नहीं रहे? इसीलिए एक बार के लिए चाहे आप नए कपड़े ना खरीदो, वेकेशन पर ना जाओ, लेकिन टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ एक प्लान नहीं, वो एक सेफ्टी नेट बन जाता है कि आपके बाद भी आपके परिवार के साथ वो खड़ा रहता है। और सबसे अच्छी बात, ये महंगा भी नहीं है, केवल 600 से 700 रुपए प्रति माह के प्रीमियम से स्टार्ट होता है और आपके परिवार को करोड़ों का एक कवरेज मिल जाता है। जितनी जल्दी आप इस प्रीमियम को भरना शुरू करोगे उतना कम प्रीमियम भी रहेगा। स्टार्ट अर्ली। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हॉस्पिटल बिल्स। हेल्थ इंश्योरेंस को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज के टाइम में सभी जगह कितनी महंगाई बढ़ रही है, मेडिकल कॉस्ट तो और भी बढ़ रहे हैं, सालाना 14% से के रेट से मेडिकल कॉस्ट बढ़ रहे हैं। जब कोई अपनी जिंदगी के लिए, सोच लीजिए, अस्पताल में लड़ रहा है तो घर में सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, लोन्स लेने पड़ते हैं, कभी कभी तो प्रॉपर्टी बेचने तक की भी नौबत आ जाती है। ये ऐसी एक सच्चाई है जिसका सामना हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। कोई नहीं चाहता है कि उसके परिवारजन को ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़े, और इसीलिए आप अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर। सिर्फ 300 से 400 रुपए पर मंथ से शुरू होता है ऐसे प्लान्स, और आप अपने परिवार के लिए 1 करोड़ तक का हेल्थ कवरेज का इंतजाम कर सकते हैं। अब आपके परिवार का फ्यूचर सिक्योर रखना, आपके वेल्थ का प्रोटेक्शन, दोनों भाई इक्वल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सिर्फ टर्म इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी कंपनी से आपको प्लान लेना है, कौन सा प्लान लेना है आपको, यह पूरी तरीके से आप पर निर्भर है। लेकिन आपके इस प्रोसेस को, सिलेक्शन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मैंने वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देकर रखा है। अगर आप इस लिंक पर जाओगे तो सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स आपको वहां मिल जाएंगे, आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन प्लान खरीदते हो तो आपको टर्म इंश्योरेंस पर 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस को 25% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अपने सपनों को टूटने से बचाने के लिए, अपने परिवार के लिए टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ले। याद रखिए, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कभी भी आ सकते हैं, तो दोनों ही आप देखिएगा और बात को टालिएगा मत। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर एक बार चेक करिएगा। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। ये मिडिल क्लास एग्जैक्टली है कौन? इसका डेफिनेशन थोड़ा सा मुश्किल है। कोई कहता है कि वो परिवार जिसका साल में 5 से 30 लाख के बीच में कमाई होती है, कोई कहता है 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाई होती है। पर मोटा मोटा देश का जो टॉप 2-3% है, उसके बाद जो 20 से 30% की जो आबादी आती है, वो अपने आप को इस मिडिल क्लास कैटेगरी में पाता है। यह समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि यही वो मिडिल क्लास है जो देश के लिए ईंधन का काम करता है। इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है ये मिडिल क्लास। यूएसए, जापान, चाइना, वियतनाम, हर देश की तरक्की इसी मिडिल क्लास के वजह से ही मुमकिन हुई है। अब आप पूछोगे क्यों? तो अमीर आदमी भी कर सकता है, A1 A2 भी कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर इन्हें ग्रो करना है, अगर नौकरियां बढ़ानी है, तो जरूरी है कि देश में सामान और सर्विसेज की डिमांड हो, उन्हें खरीदने वाला कोई हो। खरीदने वाला होगा तभी तो ये चीजें बिकेंगी। अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट करोगे या टॉप 2% A1 A2 को बेचोगे तो इतना डिमांड आप नहीं उत्पन्न कर सकते हो। वैसे एक्सपोर्ट्स पे भी हमारी कहानी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, उसके ऊपर कभी एक और अलग से एपिसोड बनाएंगे। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास की जरूरत है जिसके पास कुछ डिस्पोजेबल इनकम हो, जिससे वो सिर्फ
खाना नहीं, कपड़े खरीदे, नया फोन खरीदे, मूवी जाए, पॉपकॉर्न खरीदे, गाड़ी खरीदे, और इस सब पर जब वो खर्चा करेगा तो बाजार में पैसा घूमेगा, ग्रोथ होगी, नौकरियां बढ़ेंगी और ज्यादा लोग गरीबी से फिर बाहर आएंगे, प्रोडक्टिव इंप्लॉयमेंट भी होगी। इसी तरीके से बहुत सी खासकर की साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज का ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ दशकों में। एक टाइम पर लगता था कि भारत भी इसी राह पर निकल चुका है। 1990s के मार्केट रिफॉर्म के बाद काफी बूस्ट मिला। मिडिल क्लास सालाना ग्रोथ जिनका 1990 से पहले 2% हुआ करता था, वो बढ़ने लगती है। रिफॉर्म्स के बाद अगर आप देखें तो 2003 से लेकर 2013 के बीच में अगर आप देखें, सालाना इंक्रीमेंट 7% से होता है उनका सैलरी ग्रोथ। और क्योंकि मिडिल क्लास का डेफिनेशन अलग अलग है, एग्जैक्ट नंबर्स तो हम नहीं ला सकते हैं, पर इस ग्रोथ का नतीजा साफ है, उस पर कोई डिबेट नहीं है। एक आम मिडिल क्लास परिवार बाजार में सामान खरीदता क्षमता रखता, 2003 से 2013 के बीच में लगभग उनकी इस बाजार में क्षमता, चीजें खरीदने की जो शक्ति है वो दुगनी हो जाती है। ये वो जमाना था जब मॉल्स हर दूसरे जगह पर आने लगती हैं, बॉलीवुड मूवीज में कामयाब कंज्यूमरिस्ट हीरोज हम देखने को लगते हैं, इंडिया सेंचुरी की बात हो रही होती है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक नई उम्मीद जगती है, सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में इंडिया का डंका बज रहा होता है, एक्सपोर्ट्स, इंडिया वर्सेस चाइना सुपर पावर की कैसे लड़ाई होने वाली है, इसके बारे में बात हो रही होती थी। विश्वास था कि अगले 10 सालों 20 सालों के अंदर सिचुएशन और भी बेहतर होगा। सुपर पावर 2020 एक नारा नहीं था, एक पॉलिटिकल जुमला नहीं था, एक लक्ष्य था। मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों? 2012 से कहानी पलटने लगती है और इसके कई कारण हैं। 2008 का ग्लोबल रिसेशन का असर इंडिया में थोड़ा लेट दिखता है, लेकिन दिखता जरूर है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में हम चाइना, वियतनाम से बिल्कुल कंपीट नहीं कर पाते हैं। मेक इन इंडिया बाद में आती है, उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। आईटी सर्विसेज जो सनराइज सेक्टर था, उसका धंधा बरकरार तो रहता है, पर वहां भी हम जिस लेवल पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रही थी। और अब 10 साल बाद की धीमी रफ्तार के बाद आज बेहद साफ हो चुका है कि यहां प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। आईटी सेक्टर हमारा सनशाइन सेक्टर, लेकिन वहां हाल यह है कि जॉब्स पर इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। 2024 में आईटी सेक्टर में हायरिंग फ्रीज और लेऑफ्स के हेडलाइन आपने जरूर काफी देखे होंगे, और 2025 में कोई सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं है। नौकरी जॉब स्पीक रिपोर्ट यह दिखाता है कि आईटी सेक्टर में 20 to 30% हायरिंग में गिरावट आई है, और यह स्टोरी अनफॉर्चुनेटली रिटेल, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग हर सेक्टर में आपको दिखने को मिल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई का डेटा यह कहता है कि कोविड से पहले जो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% के आसपास था, अब वो जाकर 19-20% तक पहुंच गया है। जॉब मिल भी गई तो तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी का रिपोर्ट यह कहता है कि पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट हर सेक्टर में तनख्वाह की ग्रोथ इन्फ्लेशन से कम है। माने आप कितना भी इंक्रीमेंट ले लीजिए, इन्फ्लेशन उससे ऊपर जा रहा है। आईटी फ्रेशर 70 घंटे काम करने को तो उनको बोल दिया जाता है, लेकिन सैलरी उनको ढीला भर नहीं मिलता है। कुछ एनालिस्ट का इसीलिए कहना है कि रियल टर्म्स में अगर आप देखें, इकोनॉमिस्ट वगैरह सब कुछ हटा दीजिए, रियल टर्म्स में अगर आप देखें तो बाजार में चीजें खरीदने की क्षमता के हिसाब से मिडिल क्लास की आमदनी पिछले 10 सालों में अब आधी हो चुकी है। और एक सेकंड अगर आप ये सब भूल दें, ये सब हटा दें, ये सारे आंकड़े हटा दें, तो ये समझ लीजिए कि आने वाली जो जनरेशन है शायद हमारे जनरेशन से और भी पुअर होगी, उनकी क्षमता हमसे कम होगी, जो लिबरलाइज जनरेशन की इनकम थी। जो 10 साल पहले हम अच्छे दिन के सपने देखा करते थे, आज जो हकीकत है, जो आराम से आप यह समझ सकते हैं कि जमीनी हकीकत में कितना फर्क है। आलम यह है कि भारत में साबुन, बिस्किट, डिटर्जेंट जैसी रोजमर्रा की प्रोडक्ट्स में, उसमें भी बिक्री में कम उसमें रेट्स दिख रहे हैं। बात सही है, रोल्स रॉयस बिक रही है, लेकिन आम व्हीकल्स की जो ग्रोथ है वहां भी स्लो हो रही है। टू व्हीलर के सेल्स में 17% की गिरावट आई है लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग। नेट एफडीआई भी गिर रहा है। इंडियन कंपनीज भी बाहर विदेशों में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, और जीडीपी ग्रोथ रेट भी टारगेट रेट से बहुत कम चल रहा है। एस्टिमेट्स की क्या बात कर रहे थे हम, 2025-26 की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर में, जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास रहेगा, जो कि 8% के टारगेट था हमारा। अगर 8% नहीं है तो आप भूल जाइए अपना 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी 2028-2030 तक। पर अब भी बेचारी भोली भाली मिडिल क्लास जनता उम्मीद लगाई हुई है कि इकोनॉमिक रिकवरी हो जाएगी, इसीलिए आराम वाली मिडिल क्लास जिंदगी, वो लाइफस्टाइल, उसके साथ समझौता करना जरूरी नहीं है। और इसी उम्मीद का फायदा बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज ने उठाया है मिडिल क्लास को दबादब लोन्स देकर।
सोचिए इस मुश्किल वक्त में मिडिल क्लास के खर्चों को पूरा करने के लिए, उनकी उम्मीद जिंदा रखने के लिए बैंकिंग सेक्टर्स, अलग अलग फाइनेंस कंपनीज बड़ी आराम से पर्सनल लोन्स देते आई हैं। 2021 और 2024 के बीच में पर्सनल लोन्स और रिटेल क्रेडिट का कुल अमाउंट 70% से उछला है। यह बहुत बड़ी रकम है। इतना पैसा कहां जा रहा है, कितना वापस आएगा, किसी को पता नहीं। एग्जैक्ट नंबर निकालना मुश्किल है, पर अंदाजन बोला जा रहा है 60% से ज्यादा मिडिल क्लास परिवार पर्सनल लोन्स ले चुके हैं। आज सैलरीड मिडिल क्लास अपनी तनख्वाह का कम से कम 33% सिर्फ ईएमआई चुकाने में निकाल रहा है। हां, जरूर इसमें एक एस्पिरेशनल एलिमेंट है, अच्छी बात है। लोगों को अच्छे फोन चाहिए, बाइक्स चाहिए, सोशल मीडिया पर ड्रीम लाइफ चाहिए, छुट्टी चाहिए, यह सब भी दिखाना जरूरी है, चाहे वो ईएमआई पर हो। मगर इससे भी जो गंभीर बात यह है कि यह सिर्फ कारण नहीं है लोन लेने का। सब जानते हैं कि स्कूल की फीस, मेडिकल कॉस्ट, फूड इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है। क्या मिडिल क्लास परिवारों को अब रोज के खर्चों के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है? आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू के मुताबिक 25% बोरोअर्स के पास मल्टीपल लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं और हाउसिंग लोन्स जैसे बड़े बड़े लोन्स भी उनको चुकता करने हैं। मिडिल क्लास पाई पाई जोड़कर एक सेफ्टी नेट बनाया करता था। यह मिडिल क्लास की खासियत बोली जाती थी इंडिया में। अब वो नेट भी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में हाउस होल्ड सेविंग्स 50 साल के लो पॉइंट पर है। माने लोगों के पास इमरजेंसी फंड तक नहीं रहा है। अप्रैल 2025 का डेटा यह दिखाता है कि इसमें भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। यानी लोन भी बढ़ रहा है, सेविंग्स भी घट रहा है और कंजम्पशन भी गिर रहा है इकोनॉमी में। और अगर सिर्फ अय्याशी के लिए लोन लिए जाते तो कम से कम कंजम्पशन बढ़ता तो दिखता, चीजें तो बिक रही होती, या सेविंग्स पर असर नहीं पड़ता। पर हालत इतनी खराब है कि सोना गिरवी रखकर लोग आजकल लोन ले रहे हैं और फिर उस सोने को भी रिलीज नहीं करवा पा रहे हैं। पिछले एक साल में सोना गिरवी रखकर पैसे लेने वालों की संख्या 77% से बढ़ी है। याद रखिए, लोग सोना तभी गिरवी रखते हैं जब सारे और ऑप्शंस बंद हो चुके होते हैं। बड़ी शर्म की बात होती है सोना गिरवी रखना हमारे सोसाइटी में, लेकिन वो भी लोग आज कर रहे हैं। ना अच्छे जॉब्स है, ना सैलरी ग्रोथ है, भर भर कर कर्जा है और सेविंग्स भी खत्म हो रही हैं। ऐसे डर के माहौल में मिडिल क्लास एम्प्लॉयर के पास कोई बार्गेनिंग पावर तो है नहीं। वो 70-70 घंटे काम भी करता है, खराब वर्क कंडीशन में भी रहता है। यह सब एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय के लिए रोजमर्रा की चीज हो गई है। चुपचाप वो झेल रहा है। वो कोई रिस्क भी नहीं उठा सकता है। ये खुद का कोई स्टार्टअप कर ले, क्योंकि उसे मालूम है कि भैया ना उसको उतनी सहूलियतें मिलेंगी, ना उसके पास उतने कॉन्टैक्ट्स हैं। वो ऐसे में भी जीएसटी देते देते पिस जाएगा। तो उसके पास आज कोई फ्रीडम भी बाकी नहीं रही है। और उसको पता है कि बस एक झटका काफी है एक पूरे मिडिल क्लास फैमिली को तबाह करने के लिए। और आज की इकोनॉमी में ऐसे झटके आम हो गए हैं। ट्रंप का ट्रेड वॉर हो गया, एआई का जॉब मार्केट पर वॉर हो गया, अनसर्टेनिटी बड़ी ही पड़ी है। और एक बार नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी सामने आ जाती है तो पूरा खानदान एक डेट ट्रैप में फंस जाएगा। और ऐसे कर्जे को झेलना आसान नहीं होता है। 5 से 10% मिडिल क्लास ऑलरेडी ऐसे डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। यह नंबर बस बढ़ने ही वाला है। पर्सनल लोन्स का लेट पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट, हर चीज में उछाल देखी जा रही है। हालत इतनी खराब है कि एक कर्जा मैनेजमेंट इंडस्ट्री तैयार हो गई है, जो आप अपने क्लाइंट्स को बताती है कि आप अपना कर्जा कैसे वापस चुका सकते हैं, डेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि वहां बैंक्स हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, अपना कर्जा वसूली के लिए वो वसूली भाई को आपके घर भेज देंगे। उनको कोई टेंशन नहीं है। अरे यहां तो बैंक्स मिनिमम बैलेंस ना होने के कारण आपका पैसा जब्त कर लेते हैं। और वैसे में भी आप क्या कर लोगे, वसूली भाई के सामने तो आप टिक नहीं पाओगे। आप मिडिल क्लास हो और ना ही आप मेहुल चोकसी हो, जो 13,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश फरार हो जाए। पूरा एपिसोड बनाया मेहुल चोकसी के बारे में, उसको देखकर थोड़ा इंस्पायर हो जाइएगा। लेकिन आप तो मिडिल क्लास हो ना, फ्रॉड क्लास तो हो नहीं, ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो दबाव है, ये जो प्रेशर है, ये सिर्फ मिडिल क्लास पर नहीं है, ये मत सोचिएगा। अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, कुछ राहत नहीं दी गई, तो ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ये पूरे देश के लिए एक टाइम बॉम्ब बन जाएगा। और इस टाइम बॉम्ब को फटने से रोकने के लिए ही निर्मला सीतारमण जी ने, ताई जी ने, एक टैक्स की इतनी बड़ी राहत दी थी। लेकिन सवाल अब भी उठता है कि यह टैक्स राहत इनफ है? इज इट इनफ टू सेव आवर इकोनॉमी फ्रॉम द बॉम्ब टू गो ऑफ? बार बार हमें सुनने में आता है जापान, जर्मनी जैसे देश में जवान लोग कम हो रहे हैं, वर्कफोर्स के लिए वर्कर्स नहीं रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं।
लेकिन हिंदुस्तान के पास तो एक जवानों की फौज है, पूरी आबादी है। हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है आज। इसे इकोनॉमिक भाषा में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। पूरा एपिसोड बनाकर रखा है इस विषय पर कि कामकाजी पॉपुलेशन, वृद्ध पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन से कितना ज्यादा है और देश के लिए कितनी अच्छी बात है। पर ऐसा लगता है कि हम इस अवसर को भी आपदा बनाने पर तुले हुए हैं। कामकाजी लोग तो हैं, लेकिन काम कहां है। इस साल के शुरुआत में मैकिंजी की रिपोर्ट आती है कि हिंदुस्तान के पास सिर्फ 33 इयर्स बाकी हैं। 33 इयर्स बाकी हैं इस डेमोग्राफिक एडवांटेज का एक इकोनॉमिक कन्वर्जन करने के लिए, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए। उसके बाद इंडिया की भी आबादी जापान जैसे कंट्री की तरफ बूढ़ी होने लगेगी और इस एज पैटर्न को रिवर्स करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। कोई भी देश ये नहीं कर पाया है। और एक बार हमारे देश में जवान वर्कर्स कम हो जाएंगे, बूढ़े और रिटायर्ड लोग ज्यादा हो जाएंगे, तो उसके बाद इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बेहद मुश्किल हो जाएगी और भी नीचे ही जाएगी। जापान, जर्मनी जैसे देश भी इसी से आज जूझ रहे हैं, लेकिन कम से कम जब उनके पास जवान आबादी थी तो उन्होंने भर भर कर ग्रोथ अचीव किया था, एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास बनाया था। अब ग्रोथ नहीं हो रही है, कम से कम उसके भरोसे तो देश आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में कंजम्पशन स्लो डाउन तो आज हो रहा है। मिडिल क्लास जो डेट ट्रैप में फंस रहा है वो आज फंस रहा है और ना मैन्युफैक्चरिंग आज के डेट में हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हम एक लो इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे। विकसित और अमीर होने से पहले ही देश बूढ़ा हो जाएगा। और अगर अवसर पर हम इस टाइम पर ग्रो नहीं करते हैं तो आपदा टाइम पर क्या हालत होगी जब हम बूढ़े हो जाएंगे, आप सोच के कल्पना भी नहीं कर सकते। 2024 के चुनाव के झटके के बाद 2025 बजट में मिडिल क्लास को थोड़ा टैक्स ब्रेक तो जरूर दिया गया है, पर जीएसटी हो या पेट्रोल प्राइस, निर्मला ताई को आम आदमी से पैसा वसूलना अच्छी तरीके से आता है। तो सिर्फ एक टैक्स ब्रेक से क्या कंजम्पशन बढ़ेगा, बाजार में पैसा घूमेगा, कंपनीज को फिर से पैसा लगाने, पैसा इन्वेस्ट करने का एक इंसेंटिव मिलेगा? और वैसे में भी आज कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा तो मिडिल टैक्स की इनकम से सरकार का पैसा कमाती है, पर उस पैसे का ना ढंग से रोड बनता है, ना स्कूल बनता है, ना अस्पताल बनता है, ना एयर क्वालिटी मिलता है। याद रखिए, बिना इन फंडामेंटल्स के कोई भी देश में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से ही चाइना +1 के रेस में हम हार गए। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे देश हमसे आगे निकल गए। पर मिडिल क्लास के डिमांड्स को इग्नोर करने के लिए सरकार के पास एक फॉर्मूला है। अरे भैया, कॉर्पोरेट्स के साथ दोस्ती कर लो और इलेक्शन के टाइम पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दो, फ्रीबीज का बाजार तो खोल दो। और मिडिल क्लास को मिलता है कुछ नहीं, मिलता है रात को 9 बजे न्यूज के नाम पर ड्रग्स का सेवन मिलता है, तो वो रात के 10 बजे तक लगता है कि हां मैं खतरे में हूं, लेकिन अब मैं बच जाऊंगा, और इसी बात को लेकर वो सोने चले जाता है, अपने आप को सेफ महसूस करता है। 2019 में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था और यह कहा था कि नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ी सिर्फ सीईओज की सैलरी और बाकियों का ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वेलफेयर स्कीम्स, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, हां यह सब जरूरी है, पर यह भी सवाल है कि बिना ग्रोथ के ये स्कीम्स कब तक चला लोगे भाई, ये फ्रीबीज कब तक दे दोगे भाई। मेक इन इंडिया का जो मेन एम था कि भैया मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 18% से लेकर हम 25% ऑफ जीडीपी ले जाएंगे, उल्टा मैन्युफैक्चरिंग घटकर 14% ऑफ जीडीपी तक पहुंच चुका है। नीचे रिकॉर्ड हम छू रहे हैं। अब कोई से सवाल पूछ दे तो उसे जल्दी से अस वर्सेस देम की राजनीति सुना दी जाती है, इंटरनेशनल बोल दिया जाता है। कम से कम इस डेट ट्रैप के मामले में आरबीआई ने तो कुछ कदम उठाए हैं। कुछ फाइनेंस कंपनीज जो वनरेबल कस्टमर्स को टारगेट कर रहे थे, उन्हें सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर दिया गया है। बीच में कुछ ऐसे रूल्स भी लागू किए गए थे कि बैंक्स अपना पर्सनल लोन्स ना इस अंधाधुंध तरीके से मिडिल क्लास को ना बांट पाए। इस आर्थिक संकट को संभालने के लिए सरकार को भी कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। थोड़ी बहुत एक्शन प्लान, थोड़ा रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ा फोकस इस विषय पर देना होगा। कम से कम यहां से शुरुआत तो करिए, उसके बाद हम देखते हैं कि भैया मिडिल क्लास की आवाज आप कैसे सुनते हो। हां, हेल्थ इंश्योरेंस, सेविंग नेस्ट बनाकर, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर, अपने आप को अपस्किल कर सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कर आप सेफ तो बन सकते हो, लेकिन थोड़ा सरकार को याद दिलाना होगा कि भैया सिर्फ टैक्स ब्रेक से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। आपको जॉब ग्रोथ देना होगा, आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, आपको एफडीआई बुलाना होगा। मिडिल क्लास जनता को भी सरकार को याद दिलाना पड़ेगा कि हम भी जिंदा हैं, हमें हल्के में मत लीजिए। विकसित भारत का सपना बिना मिडिल क्लास के ग्रोथ के पूरा नहीं हो सकता है। क्या सरकार ऐसा कुछ करेगी कि मिडिल क्लास को फिर से विश्वास आए कि भैया नहीं, अगर हम पढ़ाई करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो एक अच्छी नौकरी, एक छोटा बिजनेस, एक स्टेबल फ्यूचर हमें भी मिलेगा।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम साथ में बैठ के बस इस टाइम बॉम्ब की उल्टी गिनती को देखते रहेंगे। अब जिनके पास साधन होगा वो बीच में देश से बाहर कट लेंगे। अपने सपनों को टूटने से बचाने के लिए, अपने परिवार के लिए टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर एक बार चेक करिएगा।